हम यहाँ पे खोल के रखा है आंसर और एक पीडीएफ खोल के रखा है जहाँ खाली क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हाँ सर। राइट टू प्रॉपर्टी इज है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नन ऑफ द अबव। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप इंडिया में अपना प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, ठीक है। हाँ सर। तो 1 का सी। नेक्स्ट बोला है अ कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्सेंसस आइटम, एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्जेक्ट। तो एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, तभी तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मतलब जो लॉ से एनफोर्सिबल हो, जो एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्सिबल वही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जो एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्सिबल यानी लीगल ऑब्लिगेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर एम्प्लाइज, पहले बोला था नो इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी। द बायर डिस्क्लोज टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, द सेलर सेल्स द गुड बाय मेकिंग फ्रॉड एंड बायर बिलीव्स इट। देखो ये तीनों केस में कैविएट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कैविएट एम्प्टर क्या बोलता है, बायर बी अवेयर। तो बायर को हाँ कभी अवेयर होने का दरकार नहीं है। एक्सेप्शन क्या है कि जहां पर आपका आप पहले ही बता दियो हमको कैसा कुछ चाहिए, तो फिर उसके बाद ऑब्वियस बात है दुकानदार का जिम्मेदारी है। वो दुकानदार सैंपल दिखाया तो फिर ऑब्वियस बात है दुकानदार का जिम्मेदारी है सैंपल से मैच हो। और अगर आपको लगता है कि गुड सही है और सेलर आपसे फ्रॉड की है, तो भी फिर बायर का जिम्मेदारी नहीं है फ्रॉड के केस में। तो ये तीनों के केस में कैविएट एम्प्टर एप्लीकेबल नहीं है। और यहां बोल रहे हैं जहां इंप्लाइड कंडीशन और इंप्लाइड वारंटी नहीं हो, वह ऑब्वियस बात है कैविएट एम्प्टर अप्लाई होगा, बायर को खुद अवेयर होना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पे ए आंसर है। फिर बोला बैंकर इंक्लूड्स, बैंकर कौन है, अ पर्सन एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ एनी बैंक एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, अ पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, अ पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ एनी बैंक एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, a person acting as a MD of a bank and post office saving bank। बोलो बी लग रहा है। हाँ बी लग रहा है। फोर का सही है बी। आपका, बी बोले ना आप, हाँ हाँ हाँ। फोर का बी है। अ पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो जो आदमी बैंकर का रोल प्ले कर रहा है और सेविंग पोस्ट ऑफिस में अगर सेविंग बैंक है तो पोस्ट ऑफिस भी आपका बैंक की है, ठीक है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन, to have surplus distributed among the partners and their representative according to their rights, to have a business wound up after dissolution, to have the property of the firm applied in payment of debt and liability of the firm, all of the above, all of the above। पार्टनर का सारा ही तो राइट है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचे वो डिस्ट्रीब्यूट हो, बिजनेस हाँ प्रॉपर्ली बंद हो जाए और बिजनेस का एसेट से पूरा लायबिलिटी वगैरह चुकाया जाए। तो पार्टनर का सारा ही राइट्स है। 5 का डी, ठीक है। वेदर एचयूएफ कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, क्या एचयूएफ एक एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। पहला बोला एचयूएफ में बिकम अ पार्टनर प्रोवाइडेड द आरओसी में ग्रांट द परमिशन, बी बोल रहा है नो, सी बोल रहा है यस, डी बोलता है नन ऑफ द अबव। एचयूएफ पार्टनर नहीं बन सकता। एक एलएलपी में नॉर्मल इंसान पार्टनर बन सकता है, एक कंपनी पार्टनर बन सकता है, बट एचयूएफ नहीं, ठीक है। देखो 6 का बी, ठीक। हाँ एचयूएफ सर। पार्टनर, सुन लो एक बार में, इंडिविजुअल इंसान पार्टनर बन सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, एक कंपनी एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, बट एक एचयूएफ कभी नहीं बन सकता। नेक्स्ट पूछा एज ऑफ एडोलसेंट वर्कर एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट इज, कौन है एडोलसेंट वर्कर, हु हैज कंप्लीटेड 17 ईयर ऑफ एज, हु इज लेस देन 18 ईयर्स, हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर्स बट लेस देन 18 ईयर्स, नन ऑफ द अबव। सी ना, 15 हाँ 15 एंड से लेस देन प्लस 17। और 18 से बीच में, वो एडोलसेंट है।
क्योंकि 18 के ऊपर वाला एडल्ट है ना, और 14 से 15 वाला क्या है, यंग वर्कर, यंग हाँ पर्सन। यंग वर्कर। यंग पर्सन हुआ 14 से 15, 15 प्लस से 18 के नीचे वाला एडोलसेंट, और 18 के ऊपर वाला एडल्ट। ठीक, हाँ सर। हम किसको काम पे रख सकते हैं, 18 प्लस वाला को, 15 से 18 वाला को, कि 14 से 15 वाला को भी? 15 से 18 वाला। नहीं, 14 से 18 में किसी को भी, 14 के नीचे नहीं रख सकते, 14 के ऊपर किसी को भी। हाँ मतलब यंग sorry, वर्कर sir, को भी जॉब पे रख सकते हो आप। ठीक, हाँ सर। gratuity is payable to an employee on his superannuation, on his retirement or resignation, on his death, in all of the above cases. ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव बेटा सही है। सुपर एनुएशन मतलब होता है खुद छोड़ दिया, रिटायर हो गया मतलब 50-60 प्लस हो गया, हट गया, या बॉस निकाल दिया, रिट्रेंचमेंट, या मर गया, या डिसेबल हो गया, सब केस में ग्रेचुटी का हकदार है। बट याद है क्या रूल था, मिनिमम लगातार 5 ईयर काम किया हो, और अगर बीमार होके छोड़ रहे, वैसे छोड़ रहे तो 1 साल काम किया हो। ठीक, तो देखो 8 का आंसर क्या है, ये रहा 8 का डी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। 9 नंबर, while filing an appeal to EPF appellate tribunal, the employer has to deposit, कितना परसेंटेज पैसा एम्प्लॉयर को पहले ट्राइब्यूनल में जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही एम्प्लॉयर केस कर सकता है। 75%। प्रोविडेंट फंड का 75% पहले जमा करना पड़ेगा, तब केस लड़ो। बॉस के लिए रूल है, एम्प्लॉय के लिए कोई रूल नहीं है ना। तो 9 का, ये रहा 9 का सी। नेक्स्ट और 10 नंबर में, अ मेंबर ऑफ द ESI सेल सीज टू बी मेंबर इफ यू फेल टू अटेंड डैश कंसेक्यूटिव मीटिंग। एक मेंबर को कब ESI छोड़ना पड़ेगा, कितना मीटिंग नहीं अटेंड करे लगातार? 3 10 का ए राइट है। नेक्स्ट आओ 11, 10 का ए, 3 लगातार मीटिंग अटेंड नहीं किया तो ESI का मेंबर से हट जाएगा। An instrument of the proxy shall be deposited with the registered office of the company dash before the conduct of the meeting। कितना घंटा पहले प्रॉक्सी का फॉर्म जमा हो जाना चाहिए? 48। सही है। चंद्र प्रॉक्सी क्या होता है, चंद्रलेखा मेरी जगह मीटिंग अटेंड करने जा रही है कंपनी का, हम हाँ। कंपनी का शेयर होल्डर है, बट चंद्रलेखा जा रही है मेरी जगह, तो हमको बताना पड़ेगा ना कंपनी को पहले मेरी जगह चंद्रलेखा आएगी, वरना कंपनी कैसे समझेगा। तो यहाँ पे 48 आवर पहले मेरे को फॉर्म सबमिट कर देना है, और 24 आवर पहले हम उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब 24 घंटा से भी कम टाइम बचा है तो हम चेंज नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, तो 9 का 11 का सी चेक कर लेते हैं, राइट है। नेक्स्ट आ जाओ 12 नंबर, न्यू डेफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर द कोड स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स विच ऑफ दीज, एनी बोनस पेएबल, एनी कन्वेयंस अलाउंस, एनी HRA, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा वेजेस का पार्ट नहीं मानते हैं, किस अमाउंट को एक्सक्लूड बोला है? ऑल ऑफ द अबव। सही है, क्योंकि सिर्फ 2 ही चीज आता ही है, बेसिक प्लस DA प्लस हाँ। रिटेनिंग अलाउंसेस। बेसिक तो ऑलवेज आना ही है, DA और रिटेनिंग अलाउंसेस, इसके अलावा कुछ भी वेजेस का पार्ट नहीं है। ठीक, तो 12 का आंसर होगा डी, देख लेते हैं, राइट है 12 का डी। 11 का आपने चेक कर लिए थे ना? हाँ सर। हाँ 11 का सी था, ठीक है। 13, a quasi contract is a contract, is an agreement created only legal obligation, none of the above। ओनली लीगल ऑब्लिगेशन। सही है 13 का सी, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो कोर्ट बनवा के देता है, हाँ। लॉ आपको बनवा के दे रहा है, आप अपनी मर्जी से नहीं बना रहे हो। नंबर 14, who would be the position, what would be the position where a minor elect not to be a partner? उसको 6 महीने के अंदर बताना पड़ता है ना वो पार्टनर रहेगा कि नहीं, जब माइनर से मेजर होता है। तो वो 6 महीना में ये बताया कि हम नहीं बनना चाहते। ठीक है,
तो उसका पोजीशन क्या होगा? ही शैल बी एंटाइटल्ड टू सू द पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट. His right and liability shall continue to be those of a minor under the section of the date of the give of public notice. His share shall not be liable for any act of the firm done after the date of notice. All of them. All. सही है. वो केस भी कर सकता है अपने पैसे के लिए. जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक माइनर वाला नियम चलेगा उसके लिए. पब्लिक नोटिस के बाद उसका कोई लायबिलिटी नहीं होगा. जब वो माइनर हो तुम छोड़ रहे हो ठीक है, जब तुम मेजर हो गए, बट नोटिस दे के छोड़ना पड़ेगा ना, बता के आज से हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं रहेगा आगे. 6 महीने के पहले पहले बताना पड़ेगा ये बात. मेजर होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर तो ये नोटिस दे के बताना पड़ेगा. तो जिस दिन नोटिस दे दिया, अब मान लो आज हो गया मेजर, ठीक है, हम 3 महीना बाद बता दिया. आज है 3 दिसंबर, 3 जनवरी, 3 फरवरी, 3 मार्च को हम बता दिया कि हम नहीं रहेगा पार्टनर, हम नहीं कंटिन्यू करेगा आगे एज अ पार्टनर, हमको नहीं बनना है, हम आज मेजर हुए. तो ये जो 3 महीना है मेरा, ये 3 महीना मेरा माइनर का राइट चलेगा. हाँ, पॉइंट नंबर 2 में यही बोला है. मेरा जो पैसा बनता है वो तो हम क्लेम करेंगे क्योंकि हम बेनिफिशियरी पार्टनर तो था ही. हाँ. तो वो भी हम एसेट के लिए केस भी कर सकता है. और जिस दिन हम नोटिस दे दिया उस दिन के बाद कोई भी घटना घटे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है. तो सही है, ऑल ऑफ द अबव आंसर है. लास्ट, द मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड इज. एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कितना लगता है ये हमको भी याद नहीं. 15 का बी बोला है. तो अगर कोई भी अच्छा मतलब एम्प्लॉयर को एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ता है 500 रुपया. ये पीएफ ईएसआई डिपार्टमेंट को चार्जेस देना पड़ता है, वो 500 रुपया, याद कर लो. एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 500 रुपया है. मतलब तुम अगर पीएफ डिपार्टमेंट के मेंबर बने हो एज अ बॉस, तुम एक कंपनी के बॉस हो, तुम पीएफ डिपार्टमेंट के मेंबर बनोगे, रजिस्ट्रेशन लोगे, तो तुमको 500 रुपया हर साल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्जेस देना पड़ेगा. ठीक है. हाँ सर. ये हो गया अपना. एक मिनट रुको. हाँ, अब आ जाओ बिग क्वेश्चंस पे. तो हम सॉल्यूशन वाला ही खोलते हैं क्योंकि वहां पर आपको आंसर्स के साथ मिलता जाएगा. तो देखो एक एक क्वेश्चन दिया है, 7-7 नंबर के 2-2 करके. पहला बोला 2 or more person आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री टू सेम थिंग इन द सेम सेंस. 2 या 2 से ज्यादा लोग एक बात पे एग्री करें सेम सेंस में, इसी को क्या बोलते हैं? फ्री कंसेंट. 2 लोग बिना किसी प्रेशर के एक बात पे एग्री करे, इसी को बोलते हैं फ्री कंसेंट. कंसेंट. अब पूछा गया क्वेश्चन, डिस्कस विथ रीजन द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एब्सेंट ऑफ कंसेंट एंड फ्री कंसेंट. अगर फ्री कंसेंट नहीं हो तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा? मतलब हम आपके प्रेशर में आगे किसी बात पे एग्री करें तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? तो कब कब फ्री कंसेंट नहीं होता है? जब कोएशन होता है, क्वेश्चन अनड्यू होता है, इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन. हाँ, तो ये 5 का पहले मीनिंग बताया और बताया पहला 4 केस में एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा और मिस्टेक के केस में पहला 4 केस में एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा और मिस्टेक के केस में वॉइड होगा. तो देखो पहले बताया कि 2 आदमी लोग एग्री करें उसको फ्री कंसेंट बोलते हैं, और जहां फ्री कंसेंट नहीं हो उस एग्रीमेंट में क्या होगा, कब कब फ्री कंसेंट नहीं होगा वो बताया. 5 केस, 5 का 2-2 लाइन में मतलब बताया. और फिर क्या बताया कि कोएडिशन हो या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो या फ्रॉड हो या मिसरिप्रेजेंटेशन हो, ये चारों में ही वॉइडेबल है. मतलब जिस पार्टी के साथ गलत हुआ उसको ऑप्शन मिलेगा. वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाना चाहे तो पूरा करवाए, तोड़ना चाहे तो तोड़ दे. लेकिन मिस्टेक के केस में अगर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो वॉइड होगा. बस इतना ही बता गया ना. ठीक है. हाँ. तो देखो ये बताया सबका मतलब बताते हुए. आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना बट ठीक है. फिर तो भयानक ही लंबा चौड़ा लिख दिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना भूल गए, वो ऊपर आते हैं. डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एट द राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन इट इज स्यूड. इंडेमनिटी क्या होता है? नुकसान का भरपाई, कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस. जनरली इसका एग्जांपल क्या होगा? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट. इंश्योरेंस में कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस होता है इंडेमनिटी, है ना? हाँ सर. तो देखो पहले वही समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है कि तुमको कोई भी लॉस हुआ मेरे कारण या कोई अदर कारण, मेरे कारण या किसी और पर्सन के कारण, तो उसका वो भरपाई करके देगा. अब देखो यहाँ पे पहले एक एग्जांपल पकड़ा दिया कि मान लो ए बी को इंडेमनीफाई करने का गारंटी दी है कि अगर तुमको लॉस हुआ तो हम तुमको 2 लाख रुपया देंगे. इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तुम यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल में बोल रहे हैं इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. ठीक है. अब साथ में क्वेश्चन क्या पूछा? पहले इंडेमनिटी का मतलब हो गया. अब साथ में क्या पूछा है? अगर इंडेमनिटी होल्डर जो है वो केस करने का क्या क्या राइट रखता है. मतलब तुम अगर वो नहीं दिए मेरे को कंपनसेशन तो हम तुम पे केस करने का राइट रखते हैं ना. तो उसका बताया राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड. तो क्या क्या राइट होगा? ऑल डैमेज क्लेम करने का राइट होगा. जो भी कॉस्ट लगा है केस लड़ने का वो भी क्लेम करने का राइट होगा. अगर आप हमको प्रॉमिस किए थे कोई पर्टिकुलर पैसा फिक्स अमाउंट देने के लिए तो फिक्स अमाउंट भी क्लेम करने का राइट होगा मेरे पास. तो देखो केस करने का राइट है, डैमेज क्लेम करने का राइट है, अगर मेरे को कोई और एक्स्ट्रा लॉस लगा है तो वो भी क्लेम करने का राइट है, केस लड़ने का कॉस्ट लग रहा है वो भी क्लेम करने का राइट है. यही सब राइट है, बस खत्म. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीड्योर रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी बाय द ट्राइब्यूनल. कोर्ट अगर एक एलएलपी को वाइंडिंग अप कराए तो क्या प्रोसेस फॉलो करेगा? चलो पढ़ते हैं. तो वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी बाय अ ट्राइब्यूनल, 2 टाइप का वाइंडिंग अप होता है. देखो पहले यहां बताया वॉलेंटरी और बाय कोर्ट. तो यहां बाय कोर्ट पूछा है तुमसे एग्जाम में. ठीक है. तो देखो क्या क्या पहले यहाँ पे रीजन बता रहे हैं तुमको कब कब वाइंडिंग अप हो सकता है. तो द एलएलपी डिसाइड टू वाइंडिंग अप, जब एलएलपी खुद डिसाइड करे और कोर्ट को जाके बोले तो कोर्ट वाइंडिंग अप करके देगा. तुम्हारे नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 एलएलपी में, मैक्सिमम अनलिमिटेड. तो जितने होने चाहिए अगर उससे नंबर ऑफ पार्टनर कम हो जाए तो भी वाइंडिंग अप में चला जाएगा. एलएलपी उसको, कोर्ट उसको वाइंडिंग अप करेगा, ट्राइब्यूनल. अगर तुम उधार नहीं चुका पा रहे हो लोगों का तो भी इंसॉल्वेंट हो जाओगे तो भी तुमको ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप कर देगा, मतलब तुम्हारे एलएलपी को बंद कर देगा. अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो देश के हित के अगेंस्ट है तो भी तुम्हारा एलएलपी वाइंडिंग अप हो जाएगा. ठीक. हाँ सर. हो रहा है मैसेज? हाँ. तो देखो इसके अलावा क्या बोला, तुम कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है ना. हर एलएलपी को अपना सॉल्वेंसी स्टेटमेंट देना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करना पड़ता है, एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है. 3 डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न आरओसी को. अगर तुम वो देने में फेल कर जाओ लगातार 2 साल तो भी तुम्हारा एलएलपी वाइंडिंग अप हो जाएगा. अगर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को लगता है कि जस्टिस और इक्वालिटी के लिए जरूरी है कि तुम्हारा एलएलपी को बंद कर दिया जाए तो भी तुमको बंद कर देगा. ठीक. तुमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, एक बार दोबारा पढ़ो. प्रोसीड्योर पूछा है, यहाँ तो रीजन दिया. नालायक लोग हैं, इतना लंबा आंसर कौन लिखता है. प्रोसीड्योर नीचे है. सबसे पहले वाइंडिंग अप का पिटीशन देना पड़ेगा ट्राइब्यूनल को. वाइंडिंग अप के लिए केस फाइल किया जाएगा, कोई भी कर सकता है, वो क्रेडिटर, पार्टनर्स, कोई भी. उसके बाद ट्राइब्यूनल तुम्हारा हियरिंग करेगा, मतलब सब लोगों को बुलाएगा, रीजन पूछेगा. देखो ऐसे ही किसी बिजनेस को बंद करने का डिसीजन पास करना तो डेंजरस है ना, बहुत लोगों का नौकरी चला जाएगा. तो कोर्ट भी चाहता है कि बंद नहीं हो, ट्राइब्यूनल भी चाहता है कि बंद नहीं हो, तो हियरिंग का मौका देगा ताकि सेटलमेंट हो जाए तो बंद न करना पड़े. तुमसे वहां रीजन पूछेगा क्यों वाइंडिंग अप कराना चाहते हो. अब अगर कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, पार्टनर का आपस में कोई सुलह हो ही नहीं रहा है, तो फिर कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है भैया बंद करते हैं. ट्राइब्यूनल बोलेगा तो वो लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा, ऑर्डर पास करेगा, एक आदमी को अपॉइंट करेगा जिसका नाम होगा लिक्विडेटर. वो क्या करेगा, वो आएगा, सारा एसेट बिकवाएगा, सारा लायबिलिटी चुकाएगा और बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में बांटेगा. ठीक है ना.
अब एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, सबको पता होना चाहिए ना एलएलपी बंद हो गया अब से, तो वाइंडिंग अप के टाइम में एक अनाउंसमेंट होगा ताकि सबको पता रहे, तो जिसका पैसा बाकी आगे क्लेम कर पाए। अब क्लेम का सेटलमेंट होगा एसेट बेचने के बाद। अब एसेट्स को सारा खत्म किया जाएगा, जो पार्टनर को बांटना है बेचना है, वो एसेट का बचा हुआ पैसा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, एलएलपी को बंद कर देना है और उसी के पास इंफॉर्मेशन दे देना है कि ये एलएलपी आज से बंद। ये था स्टेपिंग इसका, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस व्हेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड एंड द रोल ऑफ अ नोटिस इन दिस रिगार्ड। कब कब बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगा और नोटरी का रोल क्या है इसमें। देखो यहां बताया, द डिसऑनर में बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अगर नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, मतलब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के लाया कि चंद्रलेखा आपको इतने रुपए देगी, चंद्रलेखा उसको साइन ही नहीं की, एक्सेप्ट ही नहीं की, तो भी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर माना जाएगा। हाँ। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको वो नोटरी हाउस से बनवाना पड़ता है, तो वहां पे हम डॉक्यूमेंट साइन सबमिट करके एक स्टैम्प पेपर ला के बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया और हम साइन बना के लाया तुम्हारे पास, हम हो गया ड्रॉवर, तुम हो गई ड्रॉई, और तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं की, तो भी वो डिसऑनर हो जाएगा। या फिर तुम साइन वाइन कर दी बट मैच्योरिटी के दिन जब हम तुमसे पैसा लेने आए तुम देने से मना कर दिए, तो भी डिसऑनर हो जाएगा। मतलब दो तरीके से डिसऑनर हो सकता है, बाय नॉन एक्सेप्टेंस, बाय नॉन पेमेंट। तो बोला सेक्शन 91, सेक्शन को गोली मारो, दैट अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। कब, तो अब यहाँ पूरा ज्ञान दिया है कि हम तुम्हारे पास साइन करने के लिए लाए, तुम साइन नहीं किए उसको। ड्रॉई या तो इनकम्पिटेंट है, माइनर है, या खुद साइन नहीं कर रहा है, या खुद ही क्वालिफाइड नहीं है, मतलब खुद ही पहले से इंसॉल्वेंट होकर बैठा है, वो साइन नहीं किया, या फिर मैच्योरिटी पे पेमेंट का डेट पे पेमेंट नहीं किया। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे तुम डिसऑनर करोगे हमको नोटरी ऑफिस को नोटिस देना पड़ेगा, वहां से एक आदमी आएगा जिसको बोलते हैं नोटरी ऑफिसर, वो नोटिस राइटिंग और ओरल दोनों हो सकता है। नोटरी ऑफिसर आएगा और रीजन फॉर डिसऑनर रिकॉर्ड करके जाएगा और हमको एक डॉक्यूमेंट बना के दे देगा, इस रीजन से डिसऑनर हुआ है, ताकि हम उसके बेस पे कोर्ट केस कर पाए। ठीक है, हाँ सर। ये यहाँ पे बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इतना लंबा ज्ञान नहीं लेना है जितने हीरो लिखा है, तुम मेन काम का बात समझो, बाकी थोड़ा इलाबरेट कर सकते हो। नेक्स्ट बोला, एनालाइज द डिडक्शंस विच आर मेट टू बी फ्रॉम वेजेस एज पर द सेक्शन 80 ऑफ द कोड ऑफ वेजेस एक्ट। क्या क्या बात का पैसा आप मेरे वेजेस से काट सकते हो, हम आपके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, क्या क्या बात का पैसा आप मेरे वेजेस या सैलरी से काट सकते हो, तो वही बात यहाँ पे ज्ञान दिया। तो बताया कि यहाँ पे ऑथोराइज्ड मतलब कोड ऑफ वेजेस एक्ट में जो जो बातों का पैसा काटना लिखा है सिर्फ उसी बात का काट सकते हो, उसके अलावा और कोई चीज का पैसा नहीं काट सकते। एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर ऑन हिज एजेंट शेल बी डीम्ड टू बी अ डिडक्शन फॉर हिज वेजेस। हम अगर एम्प्लॉयर के किसी एजेंट को कोई पैसा दे रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, वो एक डिडक्शन माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या ज्ञान दिया, तुम मेरा प्रमोशन रोक दिए, वो भी एक टाइप का डिडक्शन ही माना जाएगा। तुम मेरा पे स्केल कम कर दिए, पहले यहाँ बता रहा है कि डिडक्शन मानते किसको है, तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉयर के किसी एजेंट को कोई पेमेंट कर रहा है वो भी डिडक्शन है। तुम मेरा पोस्ट कम कर दो, तुम मेरा इंक्रीमेंट नहीं करो, या तुम मेरा वेजेस को काट दो, ये सारा डिडक्शन माना गया है। किस बात के लिए काटोगे, देखो यहाँ पे बताया है, बोला फाइन के नाम पे काट रहे हो, हम ड्यूटी से एब्सेंट इस बात का पैसा काट रहे हो, हम तुम्हारे कंपनी का किसी गुड्स या एसेट को लॉस पहुंचाए, तोड़ दिया, मेरा नेग्लिजेंस या डिफॉल्ट के कारण हुआ है। नॉर्मल काम करते करते टूटा तो पैसा काट सकते हो क्या, नहीं, हम नेग्लिजेंसी में काम किया जिसके कारण तुम्हारा गुड्स या एसेट टूट गया, उसका पैसा काट सकते हो। तुम रहने के लिए मेरे को कोई घर दे रहे हो, इस बात का पैसा काट सकते हो मेरे सैलरी से, नहीं। हाँ बेटा हाँ, याद करो जब तुम सैलरी चैप्टर पढ़ते हो ना इनकम टैक्स में, हाँ। तो बोलते हैं ना वो भी पार्ट ऑफ द सैलरी है। मेरा बॉस हमको बोला तुमको 12,000 रुपया महीना मिलेगा, हाँ। रहने का बंदोबस्त तुम खुद कर लो। हम बोला भाई मेरे पास तो यार रहने का बंदोबस्त नहीं है,
हम तो इस शहर में नया है, अनजान है, मेरे को कौन खरीदेगा। तो बॉस बोला ठीक है, हम 1,000 रुपया महीना काट लेंगे, बट तुमको रहने के लिए ऑफिस के पास रूम दे देंगे। तो ये बात का पैसा काटा जा सकता है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द सैलरी की तरह मिल रहा है ना। काइंड में भी कुछ मिले, वो भी तो पार्ट ऑफ द सैलरी है, तो उसका पैसा बॉस सैलरी से काट लिया। क्योंकि वो बॉस क्या बोलेगा, 11,000 सैलरी, 1,000 का रेंट फ्री अकोमोडेशन, तुम्हारा टोटल सैलरी 12,000। हाँ ऐसे बोलते हैं, मतलब ये 1,000 काट ले रहे हैं ना मेरे से, हाथ में तो 11,000 ही दे रहे हैं। सब कुछ जोड़ के सैलरी आता है ना बेटा। हाँ तो जो काइंड में है, असली में वो पैसा हाथ में थोड़ी ना आ रहा है, जो हाथ में आ रहा है वो वेजेज इन हैंड है। तो मतलब ये सब पैसा बॉस काट ले रहा है, हाँ काट सकता है। कोई भी एम्यूनिटीज या फैसिलिटी दे रहा है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने का फैसिलिटी दे दिया बॉस, बोला ठीक है ऑफिस का गाड़ी आता है तुम उसी में आ जाना, बट उसके लिए तुम्हारा 500 रुपया ट्रांसपोर्ट चार्ज कटेगा, काट सकता है। ठीक है, हम कोई ऑफिस का पैसा खो दिया, ये सब का भी डिडक्शन कर सकते हैं। मेरे को कोई बॉस लोन दिया, तो लोन का पैसा काटेगा ना थोड़ा थोड़ा करके, है ना, सैलरी से काटेगा ना लोन का पैसा। हाँ तो सर। हाँ ऑफिस हाँ बात है सर। मान लो मेरे को 2 लाख का लोन दिया, अब हम 2 लाख एक बार में कैसे लौटाएगा कंपनी को। कंपनी बोला एक काम करो, तुम्हारा 30,000 रुपया महीना है, 5,000 रुपया हर महीने काटते रहेंगे हम, यहाँ ठीक है, कट जाएगा पूरा लोन। लोन, इंटरेस्ट, इन सब के नाम पे सैलरी से पैसा काट सकते हैं। मेरे को घर बनाने के लिए कोई लोन दिया, ऑब्वियस बात है उसके लिए भी पैसा काट सकते हैं। मेरे ऊपर कोई फाइन पेनल्टी था गवर्नमेंट का, बॉस पेमेंट कर दिया, तो उसका पैसा मेरे सैलरी से काट लिया। मेरे को कोई एडवांस पैसा दिया था, उसका पैसा काट सकता है। मेरे सैलरी से पीएफ ईएसआई का पैसा काट सकता है ना, पीएफ पेंशन ये सब का, हाँ ये सब का पैसा काट सकता है। हम बॉस को कोई रेटिंग में ऑथराइज में दिया है कि ये इस बात का मेरा मेंबरशिप करवा दो और मेरे फीस से, सैलरी से पैसा काट लेना, मतलब मेरे को कोई क्लब या यूनियन का मेंबरशिप करवा दिया। अगर हम रेलवे में जॉब करता है, तो मान लो जो होता है ना, लोगों से फाइन कलेक्ट करता है ना टीटी, ट्रेन में जो लोग टिकट नहीं लेके चढ़ा, या रिजर्वेशन टिकट नहीं था बट रिजर्वेशन डब्बा में चढ़ गया, तो टीटी पैसा काटता है ना, फाइन लेता है, फाइन है ना। हाँ वो हाँ पैसा हम लिया और खो दिया, काटा ही नहीं, लोगों से फाइन काटा और खो दिया, या काटा ही नहीं, ये सब चीज का मेरे सैलरी से पैसा कटेगा। ठीक बात। किसी को एक्स्ट्रा रिफंड दे दिया, मान लो आप टिकट काउंटर पे बैठते हैं, आप आए बोले यहां से दिल्ली जाने का भाड़ा कितना, हम बोला 1,800 रुपया, आप हमको 2,000 रुपया दिए, हम आपको वापस 200 रुपया देगा ना, हाँ हम आपको गलती से 500 रुपया वापस दे दिए, आप लेके निकल गए। अब बाद में जब काउंटिंग हुआ, तो आज टोटल टिकट इतना निकला, तो उतना का पैसा कलेक्शन आना चाहिए अकाउंट में। कैश बॉक्स में चेक किए, 300 रुपया कम पड़ा, मेरे सैलरी से कटेगा क्या, बोलो, कटना चाहिए। नहीं, हाँ अरे अच्छा नेग्लिजेंसी की वजह से भाई हुआ ये ना। नेग्लिजेंसी है, हाँ मेरा काम ही है कैश कलेक्ट करना और सही पेमेंट वापस करना, और इसी में बेवकूफी कर रहे हैं बैठ के। तब तो कैशियर, जो कैश बॉक्स बैंक में कैशियर बैठते हैं, वो किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा दे देगा, बोलेगा गलती हो गया सॉरी, नहीं तो गवर्नमेंट बोलेगा सॉरी बोलने से थोड़ी ना होता है। कैशियर अगर एक्स्ट्रा पेमेंट दे देना गलती से, हाँ बाबू उसका बम्बू हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट बोला है कि कोई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए एम्प्लॉय का पैसा काटना है, तो गवर्नमेंट बोला है तो बॉस काटेगा ही। तो ये सब चीज का पैसा मेरे सैलरी से काट सकते सर, इतना सारा लिखना होगा, हो। मतलब हाँ पूरा। जितना लिख सकते हो, ठीक है। जितना लिख सकते हो, जितना याद है। देखो लॉ में एक बात बता देते हैं, तुम जितना लिख पाओगे उतना बढ़िया है। डिस्कस द पेनल्टीज अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। पेनल्टीज के बारे में पूछा है, यहां मेरे को बताया, फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग एनी पेमेंट, वी नोइंगली मेक द कॉज एज मेड एनी फॉल्स स्टेटमेंट
तुम कोई फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिए ये पीएसआई में, तो तुमको कितना पनिशेबल है? 1 साल तक का जेल, 5,000 रुपये तक का फाइन या बोथ। तुम कोई रूल तोड़ते हो तो 3 साल तक का जेल है, 10,000 तक का फाइन है। ये वाला आंसर अवॉइड ही करना, फाइन पेनल्टी इतना याद करके नहीं जा पाओगे। 10,000 से कम का गड़बड़ है तो अलग बोल रहा है, 1 साल से कम का जेल, और अगर 6 महीने से कम का जेल, अगर 5,000 से कम का गड़बड़ है तो इतना क्राइटेरिया याद नहीं कर पाओगे बेटा, छोड़ दो इसे। इस टाइप के आंसर को अवॉइड करना, ठीक है। कोई मतलब नहीं बनेगा, एग्जाम में याद कर नहीं पाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आंसर पे आए। देखो ना, इतना सारा फाइन पेनल्टी लिखा है, 5,000, 4,000, 1 साल, 6 महीना, ऐसे करके याद ही नहीं रहेगा। डिस्क्राइब द लीगल प्रोविजन रिलेटेड प्रोसीजर ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को ऑल्टर करने का रूल, लीगल प्रोविजन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर। हाँ तो देखो यहाँ पे बोला है, पहले बात तो बोला एसआर पास करना पड़ेगा। मेमोरेंडम को जब भी ऑल्टर करना है एसआर पास करना, मतलब मोर देन 3/4 मेजोरिटी से वोटिंग पावर। अब एक एक क्लॉज का बात किया, पहले बोला नेम क्लॉज, तो बोला अगर नेम क्लॉज में चेंज करना है तो एसआर तो कॉमन है, वो तो बोल दिया। उसके अलावा बात हो रहा है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए इन राइटिंग, लेकिन ये अप्रूवल कब दरकार नहीं है? अगर तुम अपने नाम के आगे वो प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट कर रहे हो तो जरूरत नहीं है। उसके अलावा और कोई चेंजेस कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए एसआर के साथ। फिर बोला रजिस्टर, इसका आरओसी में भी एंट्री होना पड़ेगा जब भी नेम क्लॉज चेंज कराओगे। हाँ, तो आरओसी को तो ऑब्वियस बात है, तुमको फ्रेश सर्टिफिकेट दे देगा। तो ये हो गया नेम क्लॉज का बात। नेक्स्ट आ जाओ रजिस्टर्ड ऑफिस का बात। तो अगर विद इन द स्टेट चेंज कर रहे हो, पहला बोला विद इन द सिटी, यहां पे 3 है, याद है? एक है विद इन द सिटी, मतलब सेम सिटी में एड्रेस चेंज, सेम सिटी। एक बोला सेम स्टेट और एक बोला अदर स्टेट। ठीक है, हाँ तो सर। जब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए। अगर सेम स्टेट हो रहा है तो आरडी का अप्रूवल चाहिए, और अगर सेम सिटी हो रहा है तो बस एसआर पास कर लो, काम खत्म। ठीक है, हाँ सर। इसके अलावा वही आरओसी को फाइलिंग हर एक में कॉमन पॉइंट है। देखो नेम क्लॉज में भी बाद में बोला आरओसी को फाइलिंग, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में भी बोला आरओसी को फाइलिंग, तो वो हर बार कॉमन लिख देना कि आरओसी को बताना पड़ेगा, आरओसी तुमको नया सर्टिफिकेट दे देगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज में झमेला है। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब तुम्हारा कौन सा बिजनेस चेंज कर रहे हो तुम, तो एसआर तो पास करना ही है। उसके अलावा वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी उसका देना पड़ेगा डिटेल कि हम नया बिजनेस ये कर रहे हैं या ये वाला बिजनेस बंद कर रहे हैं, ताकि सबको बता रहे कि तुम्हारा बिजनेस चेंज हुआ है। और अगर कोई शेयर होल्डर रेडी नहीं है तो फिर उसको पेमेंट करके एग्जिट का रास्ता दो। सेबी को भी बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेबी प्लस एसआर लगा। आरओसी को तो बताना ही है, आरओसी नया सर्टिफिकेट देगा, वो कॉमन पॉइंट है, उसको छोड़ दो। ठीक है, हाँ सर। इतना बहुत है। 3 ही मेन क्लॉज का बताया है, बाकी बचा हुआ 3 क्लॉज। सर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में वैसे भी कोई चेंजेस का बात नहीं होता। कितने क्लॉज है? 6 क्लॉज है ना मेमोरेंडम में, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब आया शेयर कैपिटल क्लॉज। तो अगर आप शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो तो एसआर चाहिए, शेयर कैपिटल घटा सकते नहीं। घटाना अलाउड नहीं है, बढ़ाना अलाउड है, लेकिन उसके लिए एसआर लगेगा, बस और कुछ नहीं। और अगर आप क्या लिमिटेड शेयर अनलिमिटेड वाला जा रहे हो तो एसआर लगेगा। ठीक है, 6 के 6, बाकी क्लॉजेस में बस एसआर लगेगा, यही बोलना है। पहला 3 क्लॉज में झमेला जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन पेएबल टू द डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी एमडी और होल टाइम डायरेक्टर अंडर द कंपनी एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से सुनना। बोला रेम्यूनरेशन पेएबल टू द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, तो कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं? तो तुम्हारा ओवरऑल रेम्यूनरेशन कभी भी 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना। ये पब्लिक लिमिटेड के लिए बात हो रहा है,
प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा किसी में भी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो अगर पब्लिक लिमिटेड का बात करें तो सारा डायरेक्टर मिला के तुम्हारा ओवरऑल रेम्यूनरेशन 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे यहां अगर एमडी है तो एमडी का रेम्यूनरेशन 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी एक सिंगल डायरेक्टर का इंडिविजुअली 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज्यादा का रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया हम तीनों बता दिए। ओवरऑल सारा डायरेक्टर एमडी मिला के 11% क्रॉस नहीं करे, एमडी का रेम्यूनरेशन कभी भी 3% से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। तो वहां बोला सेल नॉट एक्सीड 11%। और अगर उससे ज्यादा करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। और अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो इंडिविजुअल हर एक डायरेक्टर का 1% से ज्यादा रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा हमेशा लगेगा, और जब ये लिमिट को क्रॉस करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। हाँ सर। इतना पॉइंट बहुत है, इतना लंबा लंबा ज्ञान तुमको नहीं याद करना है, हो गया। नेक्स्ट बोला डेमोन्स्ट्रेट द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर प्रोवाइडेड सेक्शन 143। ऑडिटर का क्या क्या काम है सर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, ठीक है। हाँ। इसके अलावा रिपोर्ट्स बना के देना, ऑडिटर रिपोर्ट वगैरह। अगर कोई नेगेटिव रिपोर्ट या कुछ क्वालिफिकेशन है तो उसका पूरा डिटेल में रीजन देना कि क्यों तुमको लग रहा है ये नेगेटिव है कंपनी में। अगर कुछ फ्रॉड लगे तो गवर्नमेंट को बताना तुम्हारा ड्यूटी है, ठीक। इतना ही मेन तुम्हारा ड्यूटी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर्ली चेक करना तुम्हारा ड्यूटी है। उसका एविडेंस वगैरह प्रूफ वगैरह ठीक से चेक करना है। कंप्यूटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है कि नहीं कंपनी, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना कंपनी, वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। कंपनी अपना डायरेक्टर लोग एमडी लोग अपना ड्यूटी ठीक से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये सब चीजें चेक करनी होती है तुमको, ठीक है। इतना लंबा ज्ञान नहीं लिखना है, बस हो गया। नेक्स्ट बोला है समराइज द डिफरेंट टाइप ऑफ एथिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। तो अलग अलग टाइप का एथिक्स है ना, वो मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स, है ना। एथिक्स पढ़े आपने? नहीं, मैं बोलने जा रही थी, मैं भूल ही गई। एथिक्स पढ़ना बाकी है? हाँ। तो एथिक्स वाला पार्ट एक बार क्लास लेना पड़ेगा अपने को। कल सुबह, कल क्या है? आई थिंक यही लास्ट आंसर था। नहीं, अभी केस स्टडी बचा है और टॉपिक खत्म, ठीक है। एथिक्स वाला पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो केस स्टडी पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक्स ऑफर टू सेल हिज हाउस टू वाई रुपीज 50,000. वाई एक्सेप्टेड द ऑफर बाय ईमेल. ऑन द नेक्स्ट डे वाई सेंड अ फैक्स रिवोकिंग द एक्सेप्टेंस विच एक्स रीच टू एक्स बिफोर द ईमेल. हम तुमको ईमेल से हाँ भेज दिया, बट मेरा तुमको जो हम ईमेल भेजा उसके पहले हम तुमको फैक्स भेज दिया कि हम वो घर को नहीं खरीद रहे, मतलब हम जो एक्सेप्टेंस दिया उसको वापस ले रहे हैं। क्या ये रिवोकेशन वैलिड होगा? याद है वो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हम तुमको हाँ भेजा, उसके पहले पहले अपना ना भेज दिया तो मेरा हाँ कैंसिल हो जाएगा। हाँ। वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला कहानी, तो वही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि मेरा हाँ मेल के थ्रू भेजा था और उसके पहले हम अपना फैक्स पहुंचा दिया है तुम्हारे पास, तो फिर मेरा रिवोकेशन माना जाएगा। इंस्पेक्ट वेदर द वुड बी, हाँ तो यही बोला। अच्छा यहाँ पे बोला इंस्पेक्ट वेदर वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ द बोथ ईमेल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्स रीचेज एट द सेम टाइम. नहीं, तब रिवोकेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस के साथ साथ पहुंचा, मतलब एक्सेप्टेंस मान लिया जा रहा है, ठीक है। हाँ सर। तो पहला केस में हाँ, दूसरे केस में ना। अब बोला मिस्टर दिलीप कुमार, डायरेक्टर ऑफ एबीसी, रिजाइंस फ्रॉम द ऑफिस ऑन एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम 15/4/2024 बाय टेंडरिंग द रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू द चेयरमैन ऑफ द एबीसी कंपनी. तो 15 अप्रैल को रिजाइन किया है, डायरेक्टर कंपनी का चेयरमैन को लेटर भेज दिया. द लेटर रीचेज टू द डेस्क ऑफ द चेयरमैन ऑन 25/4. Mr. Dilip Kumar did not forward a copy of his resignation along with the detailed reason for the resignation to the ROC.
तो कंपनी का डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है तो आरओसी को भी बताना चाहिए ना। डायरेक्टर का आना जाना सब आरओसी को बताते हैं। हाँ तो यहाँ पे आरओसी को बताया नहीं है, लेकिन तो 15 अप्रैल को रिजाइन किया है, चेयरमैन को भेज भी दिया है। 15 अप्रैल को लेटर भेजा है, चेयरमैन को लेटर मिल गया 25 तारीख को, लेकिन चेयरमैन सॉरी डायरेक्टर आगे आरओसी को नहीं बताया। एंड बोर्ड डिड नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑन द ग्राउंड दैट द सेम लेटर हैज बीन फॉरवर्डेड नॉट फॉरवर्डेड टू द आरओसी। और बोर्ड भी उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, ये बोल के कि तुम लेटर आरओसी को नहीं भेजो। मिस्टर दिलीप कुमार आर्ग्यूज दैट ही नीड नॉट टू बी सेंड द लेटर टू आरओसी। दिलीप कुमार बोल रहा है उसको आरओसी को लेटर भेजने की जरूरत नहीं था। हेंस इज रेजिग्नेशन बी एक्सेप्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अप्रैल। तो बोला मेरे रेजिग्नेशन को 15 अप्रैल से एक्सेप्ट कर लो। क्या डायरेक्टर को आरओसी को बताना पड़ेगा कि हम रिजाइन कर रहे हैं, कि कंपनी बताएगा? ये ड्यूटी किसका है? कंपनी का है ना। डायरेक्टर कंपनी को बताएगा, कंपनी आरओसी को बताएगा ना कि हमारा डायरेक्टर छोड़ दिया। हाँ हालांकि डायरेक्टर भी भेज सकता है आरओसी को, यहाँ लिखा है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। तो यहाँ पे रेजिग्नेशन को मानना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर का पहला जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी कंपनी का है। ठीक है, हाँ सर। यही था इसका आंसर। तो अपना खाली एथिक्स वाला पार्ट बच रहा है इसमें।